हिमालय की बर्फीली चोटियों को चीरती हुई हवा का संगीत, देवदार के घने जंगलों की सरसराहट और शीतल सरस्वती नदी की कलकल धारा, इन सबके संगीत में बसा था एक छोटा सा गांव, शांतिपुर। घाटी चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरी थी, जो साल भर अपनी हरी चादर ओढ़े रहते थे। बीच से बहती थी शीतल सरस्वती नदी, जिसका पानी इतना साफ था कि उसकी तलहटी में कंकड़ पत्थर साफ दिखाई देते थे। शांतिपुर के लोगों का जीवन शांत और सुखी था। वे खेतीबाड़ी करते थे और पहाड़ों से मिलने वाली लकड़ी व जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर बाजार में बेचते थे। शाम ढलने पर गांव के बुजुर्ग अलाव के पास इकट्ठा होते थे। उनकी कहानियां गांव के बच्चों को रोमांच से भर देती थीं। इन कहानियों में सबसे ज्यादा सुनाई देती थी पहाड़ों के राजा की कहानी। वे कहते थे, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर, जहां हमेशा बर्फ जमी रहती है, वहां एक रहस्यमय राजा रहता है। उसके पास अथाह धन दौलत है। उसका महल सोने से बना है और खजाने हीरे जवाहरात से भरपूर हैं। लेकिन ये राजा इंसानों पर भरोसा नहीं करता। वो अकेला रहता है और किसी को भी अपने पास नहीं आने देता। गांव में रहता था एक युवक, राहुल। वह मेहनती, ईमानदार और साहसी था। बचपन से ही उसे पहाड़ों के राजा और उसके खजाने की कहानी सुनाई देती थी। रात को अलाव के पास बैठकर इन कहानियों को सुनते हुए राहुल के मन में जिज्ञासा पैदा हो गई थी। वो सोचता था कि क्या सचमुच ऐसा कोई राजा होगा, और अगर होगा तो उसका खजाना कैसा होगा? क्या उस राजा के पास इतना धन होने के बाद भी कोई साथी नहीं है? कभी कभी राहुल सोचता कि शायद पहाड़ों के राजा के पास धन की इतनी अधिकता एक अभिशाप भी हो सकती है। एक दिन राहुल गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, दादाजी के पास गया। दादाजी गांव के सबसे अनुभवी व्यक्ति माने जाते थे। राहुल ने उनसे पूछा, दादाजी, क्या पहाड़ों के राजा की कहानी सच है? दादाजी ने धीरे से अपना चिलम भरा और बोले, राहुल, कहानियों में कितना सच कितना झूठ होता है, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन पीढ़ियों से ये कहानियां चली आ रही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है। कुछ को लगता है कि शायद कोई राजा कभी रहा होगा, जो अब खो गया। राहुल थोड़ा निराश हुआ। मगर फिर उसने पूछा, दादाजी, क्या कोई कभी पहाड़ों के राजा से मिलने गया है? दादाजी ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, एक बार, बहुत साल पहले, गांव के एक युवक ने पहाड़ों के राजा से मिलने की कोशिश की थी। वो बहुत साहसी था, लेकिन कोई उसे वापस नहीं लौटता हुआ देखा। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहाड़ों में खो गया। कुछ कहते हैं कि राजा ने उसे अपने पास रख लिया। राहुल की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उस रात वो सो नहीं सका। उसके दिमाग में बार बार पहाड़ों के राजा और उसके खजाने का ख्याल आता रहा। सुबह होते ही उसने गांव के मुखिया से मिलने का फैसला किया। मुखिया गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। राहुल को लगा कि शायद वो उसे कोई रास्ता बता सके। मुखिया राहुल की बात सुनकर चिंतित हो गया। उसने समझाया, राहुल, पहाड़ खतरनाक हैं। बर्फबारी और तूफानों का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कई लोग इन पहाड़ों में खो चुके हैं। पहाड़ों के राजा की कहानी सिर्फ किंवदंती है। तुम्हें अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। राहुल मुखिया की बात समझता था, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने कहा, मुझे पता है मुखिया जी, पहाड़ खतरनाक हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि मैं जाकर देखूं। शायद वो राजा सचमुच हो और उसे किसी मदद की जरूरत हो। शायद उसकी अकेलेपन दूर करने के लिए कोई साथी चाहिए हो। राहुल की दृढ़ता देखकर मुखिया समझ गया कि उसे रोक पाना मुश्किल है। उसने राहुल को सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े, बर्फ पर चलने के लिए विशेष जूते और खाने पीने का पर्याप्त सामान लेने की सलाह दी। साथ ही उसने उसे पहाड़ों के नक्शे और रास्तों के बारे में बताते हुए खतरे से बचने के कुछ उपाय भी बताए। अगले कुछ दिन राहुल ने यात्रा की तैयारी में बिताए। उसने अपने माता पिता को बताया कि वो कुछ दिनों के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करने पहाड़ों पर जा रहा है। उन्होंने राहुल को जाने से मना किया, लेकिन राहुल ने उन्हें समझाया कि वो सावधानी बरतेगा। एक सुबह सूरज की पहली किरणें पहाड़ों को छूने से पहले ही राहुल अपनी झोली में रोटी और सूखे मेवे लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। पहले कुछ दिन गांव के आसपास के हरे भरे पहाड़ों से होकर उसका रास्ता गुजरा। हवा में पहाड़ी फूलों की खुशबू थी और पहाड़ों की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। राहुल रास्ते में मिलने वाली जड़ी बूटियां इकट्ठा करता जा रहा था। कई दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद पेड़ पौधे कम होने लगे। हवा ठंडी हो गई और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगी। राहुल सावधानी से चल रहा था। रास्ते में कई बार उसका पैर फिसला और वो गिरने ही वाला था,
लेकिन उसने किसी तरह संतुलन बनाए रखा। रातों को वह किसी गुफा या चट्टान के नीचे सो जाता था। आसमान में चमकते हुए तारों को देखकर वह अपने गांव, अपने माता पिता को याद करता था। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राहुल पहाड़ों के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गया। हवा इतनी तेज चल रही थी कि वह खुद को बमुश्किल से संभाल पा रहा था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। राहुल थक चुका था, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। तभी उसे एक चमकदार आकृति दिखाई दी। वह आकृति दूर से ही सोने जैसी चमक रही थी। जैसे जैसे राहुल आगे बढ़ा, उसे समझ में आया कि यह कोई और नहीं, बल्कि एक महल है। महल सोने से बना हुआ था और सूरज की किरणों में चमक रहा था। राहुल खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि यही पहाड़ों के राजा का महल होगा। वह लड़खड़ाते हुए महल की तरफ बढ़ा। महल के पास पहुंचने पर राहुल ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी महल के दरवाजे पर बैठा हुआ है। आदमी के कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर थकान के निशान थे। शरीर पर बर्फ जमी हुई थी। राहुल को लगा कि यह कोई गरीब आदमी होगा जो यहां शरण लेने आया है। राहुल ने बूढ़े आदमी को सलाम किया और पूछा, बाबा, क्या आप यहां रहते हैं? बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी और उदास थीं। उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, हाँ बेटा, मैं यहां रहता हूं। राहुल थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, बाबा, क्या ये पहाड़ों के राजा का महल है? बूढ़े ने एक उदास मुस्कान बिखेरी और कहा, पहाड़ों का राजा? बेटा, यहां कोई राजा नहीं रहता, सिर्फ मैं अकेला रहता हूं। राहुल चौंक गया। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? ये तो वही महल है जिसके बारे में मुझे बताया गया था। और ये बूढ़ा आदमी कौन है? राहुल ने बूढ़े को बताया कि वो गांव से आया है और पहाड़ों के राजा से मिलने के लिए आया है। उसने सुना है कि राजा के पास अथाह धन दौलत है। बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, धन दौलत कभी खुशी नहीं लाती बेटा। असली खजाना तो रिश्ते होते हैं, साथी होते हैं। राहुल बूढ़े की बात समझ नहीं पाया। उसने पूछा, तो ये महल सोने का क्यों बना है? बूढ़े ने दुखी स्वर में कहा, यह महल मेरे पूर्वजों ने बनवाया था। उन्हें लगा था कि धन दौलत ही सब कुछ है, लेकिन उन्हें बाद में समझ आया कि उनकी असली गलती क्या थी। वे लोभ में अंधे हो गए और रिश्तों को दरकिनार कर दिया। इसी वजह से मैं अकेला रह गया हूं। अब राहुल को सब समझ में आ गया। पहाड़ों के राजा की कहानी सच थी, लेकिन कुछ गलतफहमी के साथ। असली राजा शायद बूढ़े के पूर्वज थे, जो धन के लोभ में पड़ गए और खुद को अकेलेपन के दलदल में फंसा लिया। बूढ़े ने आगे कहा, बेटा, मुझे खुशी हुई कि तुम यहां आए। तुमने मुझे याद दिलाया कि इंसान को कितना जरूरी है दूसरों का साथ। राहुल बूढ़े के पास बैठ गया और उससे बातें करने लगा। उसने उसे अपने गांव, अपनी जिंदगी के बारे में बताया। बूढ़े ने भी उसे पहाड़ों के रहस्यों, जड़ी बूटियों के गुणों के बारे में बताया। राहुल को लगा कि उसने इस यात्रा में सोने का महल तो नहीं, लेकिन एक सच्चे मित्र को जरूर पा लिया है। कुछ दिन बाद राहुल को गांव वापस लौटने का समय आ गया। बूढ़े को अलविदा कहते हुए राहुल ने वादा किया कि वो उसे दोबारा जरूर देखने आएगा। राहुल ने पहाड़ों से लौटकर गांव वालों को बताया कि पहाड़ों के राजा की कहानी आंशिक रूप से सच थी। उसने उन्हें बूढ़े आदमी के बारे में भी बताया। गांव वालों को राहुल की कहानी सुनकर अचरज हुआ। उन्होंने राहुल के साहस की तारीफ की। कुछ महीनों बाद राहुल फिर से पहाड़ों पर गया। इस बार वो बूढ़े के लिए गर्म कपड़े, दवाइयां और खाने का सामान लेकर गया। राहुल और बूढ़े आदमी की दोस्ती गहरी होती गई। राहुल अक्सर गांव के कुछ युवाओं को भी अपने साथ पहाड़ों पर ले जाता था, ताकि वे बूढ़े से मिल सके और पहाड़ों के रहस्यों को सीख सकें। धीरे धीरे बूढ़े आदमी का अकेलापन कम हो गया। उसे खुशी थी कि उसे दोस्त मिल गए हैं, जो उसकी बात सुनते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। राहुल और उसके साथियों ने बूढ़े के रहने के लिए महल के एक हिस्से को दुरुस्त किया। उन्होंने खेत बनाकर सब्जियां उगाईं, ताकि बूढ़े आदमी का अकेलापन कम हो गया था। उसे खुशी थी कि उसे दोस्त मिल गए हैं, जो उसकी बात सुनते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। राहुल और उसके साथियों ने बूढ़े के रहने के लिए महल के एक हिस्से को दुरुस्त किया। उन्होंने खेत बनाकर सब्जियां उगाईं, ताकि बूढ़े को ताजा भोजन मिल सके। राहुल ने बूढ़े से सीखी हुई जड़ी बूटियों के गुणों का इस्तेमाल कर गांव में कई लोगों का इलाज किया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ गए और दवाइयां भी काम नहीं कर रही थीं। राहुल गांव के वैद्य के पास गया, लेकिन वैद्य के पास भी कोई इलाज नहीं था।
राहुल को बूढ़े आदमी की याद आई। वो जानता था कि पहाड़ों में दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिनमें शायद इस बीमारी का इलाज छिपा हो। राहुल तुरंत पहाड़ों पर चढ़ने की तैयारी करने लगा। गांव वालों को हालात बताकर उसने उनसे दुआ मांगी। रास्ते में उसे भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा। बर्फबारी इतनी तेज थी कि रास्ता देखना भी मुश्किल हो गया था। राहुल गिरता पड़ता किसी तरह बूढ़े के महल तक पहुंच गया। बूढ़ा आदमी राहुल की हालत देखकर परेशान हो गया। उसने राहुल को आराम करने के लिए कहा और फिर गांव में फैली बीमारी के बारे में पूछा। राहुल ने उसे सब कुछ विस्तार से बताया। बूढ़े आदमी ने सोच विचार कर एक दुर्लभ जड़ी बूटी के बारे में बताया, जो सिर्फ पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर पाई जाती थी। उसने राहुल को उस जड़ी बूटी को लाने के लिए रास्ता बताया और उसकी खासियतें भी समझाईं। राहुल जानता था कि यह बहुत खतरनाक होगा, लेकिन गांव वालों की जान बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और तुरंत ही उस चोटी की तरफ चल पड़ा। बर्फीले तूफान से लड़ते हुए राहुल किसी तरह उस ऊंचाई तक पहुंच गया। वहां उसे वह जड़ी बूटी मिल गई, लेकिन वापसी का रास्ता और भी कठिन था। कई बार वो गिरने ही वाला था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो गांव वापस लौट आया। गांव के वैद्य ने उस जड़ी बूटी से दवा बनाई और बीमार लोगों को दी। धीरे धीरे सभी लोग ठीक होने लगे। गांव वालों को राहुल के साहस और बूढ़े आदमी की मदद का पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राहुल गांव का हीरो बन गया। इस घटना के बाद राहुल और गांव के लोग नियमित रूप से बूढ़े आदमी से मिलने जाते थे। उन्होंने पहाड़ों के पास ही एक छोटा सा आश्रम बनवा दिया, ताकि बूढ़ा आदमी वहां रहकर अपना ज्ञान दूसरों को बांट सके। पहाड़ों के राजा की कहानी एक बार फिर चर्चाओं में आई, लेकिन इस बार कहानी में धन दौलत के बजाय दोस्ती और मदद की अहमियत बताई जाती थी। राहुल की कहानी गांव के बच्चों को ये सीख देती थी कि सच्चा खजाना धन दौलत नहीं, बल्कि अच्छे मित्र और मानवता की भावना होती है।